नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम यहां कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब 11 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रिक्शा वितरण समारोह में पीएम शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। पीएम डीजल रेल कारखाना मैदान पर बिजली और सड़क योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को 22,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी के 2 दौरे बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम के इस दौरे को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी ने कई जिलों में करीब 2000 लोगों को बीजेपी में शामिल कराया है। वाराणसी में बिहारी वोटर्स को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ नियुक्ति रद्द होने से नाराज यूपी शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाला है। इस मुलाकात में राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले शिक्षा मित्रों ने पीएम के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था। राजधानी दिल्ली में डेंगू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार देर शाम डेंगू ने एक और छात्र को मौत की नींद सुला दिया। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले 10वीं के छात्र ऋषभ की इलाज के दौरान पुष्पांजलि अस्पताल में मौत हो गई। ऋषभ के परिवार के मुताबिक वो पहले उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन कुछ घंटे इलाज के बाद बेड नहीं होने के चलते ऋषभ को पुष्पांजलि अस्पताल रेफर किया गया। परिवार वालों के मुताबिक ऋषभ का इलाज ठीक से नहीं हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में डेंगू का डंक लोगों की जान ले रहा है। देवली इलाके में 3.5 साल की बच्ची की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया। इस मामले में भी अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है। राजधानी में अब तक डेंगू के 1900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को डेंगू का आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में डेंगू के 281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 34 सरकारी अस्पतालों में 2519 लोगों ने बुखार की शिकायत को लेकर जांच कराई। दिल्ली सरकार के सख्त आदेश के बावजूद अस्पतालों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बुखार के एक मरीज ने दावा किया है कि मूलचंद अस्पताल में एडमिट करने के लिए उनसे 20,000 रुपए मांगे गए। वहीं दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP पर जांच के लिए मरीज को बाहर भेजने और डेंगू का संदिग्ध केस होने के बावजूद दाखिल करने से इनकार करने का आरोप लगा है। वहीं 20 साल के युवक की मौत के बाद एम्स की लापरवाही भी सामने आई है। आरोप है कि युवक को रूटीन चेकअप के बाद लौटा दिया गया था। अस्पतालों की लापरवाही की हकीकत IBN 7 के कैमरे में भी कैद हुई है। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गुरु तेग बहादुर में जब हम पहुंचे तो सरकार के स्पेशल ट्रीटमेंट के दावों की पोल खुल गई। यहां अनु ने हमें बताया कि उनके पति को डेंगू है, लेकिन न कोई दवा दी गई, न ड्रिप लगाई गई। इतना ही नहीं, अनु को अपने बीमार पति को वार्ड के फर्श पर लेटाना पड़ा। अनु ने हमारे कैमरे पर यह भी खुलासा किया कि उनसे खून के लिए 10,500 रुपए की मांग की गई है। स्पेशल ट्रीटमेंट के दावों की एक और पोल तब खुल गई जब हम दिल्ली के GTB अस्पताल में पहुंचे। गाजियाबाद का चेतन डेंगू से उतना नहीं टूटा था जितना दिल्ली के सरकारी अस्पताल में दाखिल करने की मारामारी में टूट गया है। डेंगू हुए 5 दिन हो चुके हैं। खून में प्लेटलेट्स का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक गिरकर 16,000 पर पहुंच गया है, लेकिन यहां कई घंटे पर्ची बनवाने में ही लग गए। इतना ही नहीं, पर्ची बनने के बाद भी भर्ती करने की बात कहकर उन्हें घंटों तक टाला गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डेंगू को लेकर अधिकारियों को रोज 3 बजे रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से डेंगू रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी नगर निगमों को भी कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने डेंगू से निपटने में केजरीवाल सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। डेंगू से निपटने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने इलाज बताया है। बाबा का दावा है कि मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई सही उपचार नहीं है। बाबा का कहना है कि हमने पिछले 10 सालों में डेंगू चिकुनगुनिया पर रिसर्च किया है और हमने कुछ पीड़ितों का इलाज किया है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाबा ने बताया कि डेंगू के रोगी अनार, गिलोय, पपीते का पत्ता और एलोवेरा का रस पिए। एक मरीज का उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा कि 4 दिन तक इन 4 चीजों का रस पीने से प्लेटलेट्स 27,000 से बढ़कर 4,44,000 पहुँच गए।
राज्यपाल नजीब जंग ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को चुनौती देते हुए आईएएस अधिकारियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और उन्हें कड़ा निर्देश दिया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार के किसी भी गलत आदेश को ना माने। एलजी की तरफ से ये भी निर्देश है कि आदेश न मानने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान के घर हुई अहम बैठक में 29 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता चिराग पासवान आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। बता दें कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही पासवान की पार्टी को 40 सीटें मिली हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर महागठबंधन में हलचल बढ़ गई है। खबर है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश राजनीतिक रणनीति के तहत इस रैली में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने रैली में शामिल न होने के पीछे व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया है। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर 19 तारीख को बिहार के रामनगर में राहुल गांधी की रैली होनी है। गांधी मैदान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान विधायक उषा की गाड़ी से तकरीबन 12,36,000 रुपए बरामद किए हैं। उस वक्त गाड़ी में विधायक उषा विद्यार्थी के पीए वशिष्ठ शर्मा सवार थे, जिन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये पैसा विधायक के पेट्रोल पंप का है, जिसे वो बैंक में जमा कराने ले जा रहे हैं, लेकिन रुपए के साथ कोई कागजात नहीं मिलने के कारण पुलिस ने पैसे को जब्त कर लिया है। वहीं आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पटना पुलिस के साथ मिलकर मामले की छानबीन में जुट गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी से जुड़े राज से आज पर्दा उठेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे में मौजूद नेताजी की सीक्रेट फाइल को आज सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, IBN7 इन फाइलों को पहले ही देख चुका है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस फाइल से पहली बार इस थ्योरी पर सरकारी मुहर लग जाती है कि 1945 में न तो कोई विमान हादसा हुआ था और न ही नेताजी की मौत किसी क्रैश में हुई थी। IBN7 के पास मौजूद सीक्रेट फाइलों से ये भी पता चलता है कि लापता होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां थे। पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी सोमनाथ भारती को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी कोर्ट का फैसला आने तक सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से छूट मिल गई। वहीं सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और कोर्ट सही फैसला सुनाएगा। बता दें कि सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया है। दिल्ली में सरकारी महकमों की लापरवाही के चलते IAS VC पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली सरकार में आर्ट एंड कल्चर विभाग में सचिव पांडे पौष इलाके राजपुर रोड की तरफ जा रहे थे। सड़क किनारे मेन हॉल खुला होने की वजह से वो गिर गए। इस हादसे में उनका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया, साथ ही बाएं पैर और बाएं हाथ में चोट लग गई। घायल अफसर ने PWD मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के प्रमुख जगमोहन डालिया के सीने में दर्द होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। 75 साल के डालिया को कोलकाता के BM बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डालिया को ICU में रखा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मार्च 2015 में BCCI के प्रमुख का पद संभालने वाले जगमोहन डालमिया कई महीनों से बैठकों और सक्रिय कामकाज से दूर हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दीप दासगुप्ता देर रात अस्पताल पहुँचे। राजस्थान में करोड़ों के खनन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्य खनन सचिव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। घूस में दिए गए करीब 5 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बंद पड़ी खदानों को चालू करने के लिए 20 करोड़ रुपए की रिश्वत की डील हुई थी। रिश्वत की किस्तों में करीब 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। उदयपुर की जिला अदालत ने अशोक सिंघवी समेत 8 आरोपियों को 21 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। वामपंथी नेता गोविंद पानसरे हत्याकांड में SIT ने कर्नाटक से 2 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग आरोपी समीर गायकवाड़ के रिश्तेदार हैं। अब तक इस मामले में समीर गायकवाड़ के रूप में गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। समीर गायकवाड़ से महाराष्ट्र के सांगली में कर्नाटक पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में भी कहीं इस गिरोह का हाथ तो नहीं था। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनों का गणेश महोत्सव शुरू हो गया। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। तमाम आम और खास लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने घरों में गणपति की स्थापना की।
वहीं लालबाग के राजा और सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार नजर आई। किसी ने 1.5 दिन के गणपति की स्थापना की तो किसी ने 5 दिन की, तो कोई 10 दिन के लिए गणपति को अपने घर लेकर आया। अंधेरी के राजा की इस बार 50वीं सालगिरह के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं। गणपति बप्पा मोरया की धूम से पूरी मुंबई गुंजायमान है। इस मौके पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गणपति की स्थापना की। साथ ही अलग अलग गणपति पंडालों में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन भी किए। हर बार की तरह अभिनेता जितेंद्र ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की। साथ ही नाना पाटेकर, गोविंदा, विवेक ओबराय और सोनू सूद ने भी बप्पा की पूजा अर्चना की। वहीं मधुर भंडारकर अपनी नई फिल्म कैलेंडर गर्ल्स की अभिनेत्रियों के साथ अंधेरी के राजा के दर्शन करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के घर पहुंचे और वहां शेलार के साथ गणपति की पूजा अर्चना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे रीति रिवाज के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। पीटर मुखर्जी से जान पहचान के विवाद में मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने सफाई दी है। अहमद जावेद ने कहा है कि वो पीटर मुखर्जी को जानते हैं, लेकिन शीना मर्डर केस को लेकर पीटर ने उनसे कभी बात नहीं की। बता दें कि मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस की जांच का नेतृत्व कर रहे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के ट्रांसफर के बाद अहमद जावेद को कमिश्नर बनाया गया है। नेपाल की 2 महिलाओं से गुड़गांव में बलात्कार के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों को नेपाल पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई एक महिला बलात्कार पीड़ित महिला की बहू है। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने कथित तौर पर नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए दोनों को भारतीय एजेंटों को बेच दिया था। बता दें कि इस मामले में सऊदी राजनयिक पर रेप का आरोप है, जो भारत छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव से जुड़े एक कानून पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने 7 सितंबर को हरियाणा पंचायती राज कानून में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य किया था। इसके मुताबिक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 10वीं पास होना और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। इस संशोधन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया। पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल ने IBN 7 से खास बातचीत में खुलासा किया है कि उसकी भी हरेन पंड्या की तरह हत्या हो सकती है। हार्दिक ने लगातार धमकियां मिलने का दावा करते हुए कहा कि सरकार आंदोलन खत्म करने के लिए हर कोशिश कर रही है। हार्दिक ने कहा कि अब यह आंदोलन गुजरात तक सीमित नहीं है और प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां भी उनका विरोध किया जाएगा। यूपी के सीतापुर में एक रेप पीड़ित के परिवार ने डर के चलते खुद को घर में कैद कर लिया। आलम यह है कि 9 दिन से परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला है। पड़ोसियों की मदद से उनका खाना पीना चल रहा है। आरोप है कि इलाके के 3 दबंगों ने हथियार के दम पर घरवालों के सामने ही नाबालिग लड़की से रेप किया था। पीड़ित लड़की ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार का आरोप है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। MP की राजधानी भोपाल में चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बुधवार की रात 10:30 बजे के करीब लाल घाटी में रहने वाली महिला भोपाल टॉकीज से बस नंबर 7 में सवार हुई थी, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे उसके गंतव्य पर उतरने नहीं दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला का मुंह बंद कर दिया और चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने महिला को बस से नीचे उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी दीपक ने महिला के साथ रेप किया और बाकी आरोपियों ने उसका साथ दिया। अजमेर में एक गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने विरोध करने पर महिलाओं को जमकर पीटा। पुलिस की पिटाई से एक महिला बेहोश हो गई। दरअसल पुलिस सेंदरिया गांव पहुंची थी। एक महिला ने जब दुकान तोड़ने का विरोध किया तो उसे सरेआम पीटा गया। महिला को न सिर्फ थप्पड़ मारे गए बल्कि बाल पकड़कर घसीटा भी गया। पुलिस की ये कार्रवाई देखकर सब लोग दंग रह गए। उधम सिंह नगर में दिनेशपुर थाना परिसर में एसओ महोदय उस वक्त आपा खो बैठे जब थाना परिसर में शिव मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था। इलाके के विधायक थाने में मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी बीच शिलान्यास से ठीक पहले एसओ ने सरकारी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग करना कितना सही है या कितना गलत, ये फिलहाल अधिकारी बोल नहीं पा रहे, लेकिन साहब के इस अंदाज से आप समझ सकते हैं कि वहां मौजूद भीड़ को अपनी दबंगई वो दिखाना चाह रहे थे।
दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन 20 सितंबर को बेंगलुरु में किया जाएगा। 20 सितंबर को चयनकर्ता वनडे और T20 के लिए टीम का चयन करेंगे। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में 96 रन से जीतने के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को 2015-16 सत्र के लिए दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दिल्ली क्रिकेट संगठन ने कोच चयनकर्ता के पद पर पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति की है। टीम इंडिया के टेस्ट खिलाड़ी मुरली विजय का मानना है कि हाल में विदेश में खेले गए सीरीज के दौरान रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, लेकिन टीम में काफी एकता दिखाई दी है। टीम के सभी खिलाड़ी की सोच एक जैसी रहती है मैदान पर। आईपीएल के दूसरे सीजन के लिए केरला ब्लास्टर्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस मौके पर केरला टीम के सहमालिक सचिन तेंदुलकर और केरला के सीएम ओमेन चांडी मौजूद थे।